बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जनरल साइंस एंड एबिलिटी का लेक्चर 25 है और इसमें हम बायोफ्यूल्स पे बात करेंगे। बायोफ्यूल्स की टाइप्स, इसकी जनरेशंस, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे बात होगी। आपको याद होगा कि इससे पहले हमने एनर्जी सोर्सेज पे एक लेक्चर किया था और उसमें हमने नॉन रीन्यूएबल और रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे बात की थी। और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है ये बायोमास है। तो ये बायोमास जो है ये यूज़ होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। तो उस लेक्चर को रिकॉल कर लें, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उस लेक्चर को गो थ्रू करें। तो उसमें बायोमास के ऊपर मैंने बड़ी डिटेल में चीज़ें बताई हुई हैं। पहले उसको समझें, उसके बाद फिर आपको बायोफ्यूल्स का लेक्चर आसानी के साथ समझ आएगा। बायोफ्यूल इज़ अ हाइड्रोकार्बन that is made by or from a living organism what we humans can use to power something। ये बायोफ्यूल जो है बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन्स हैं और ये हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। और बेसिकली ये वो लकड़ियां हैं जिनको हम घरों में जलाते हैं, दरख्त हैं या ट्रीज़ हैं, उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपनी लाइफ स्पैन ख़त्म कर लेते हैं, उनका डीके हो जाता है, तो उसको फिर हम फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इनको हम बायोफ्यूल्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स दैट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर्स, ये ऑर्गेनिक मैटर्स से हासिल किया जाता है। लिविंग और वंस लिविंग मटेरियल, ये लिविंग मटेरियल है और जब इनका डीके हो जाता है, इनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो इसके रेमनेंट्स होते हैं या इसकी जो बाकियात होती हैं, उनको हम फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो बायोफ्यूल्स हैं ये हमें बहुत थोड़े मुद्दत में ये तैयार हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, किसान ने अगर कोई क्रॉप बीजी है और वो उसने अपनी क्रॉप उठा ली है, तो उसके जो रिमेन्स हैं और उसको हम बायोफ्यूल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। दरख्त है वो डिके हो गया है, दरख्त की ब्रांचेस हैं वो फारिग हो गई हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिविंग सब्सटेंस हैं हमारे पास, जब उनका डिके हो जाता है तो उसके जो रिमेन्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल, उनको बायोफ्यूल्स कहते हैं। और बाज़ बायोफ्यूल्स ये दिनों में तैयार हो जाते हैं, सम टेक्स वीक्स एंड सम टेक्स मंथ्स, लेकिन ये वो है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास रिप्लेनिश होते रहते हैं। फसल है, आपने एक फसल उगाई, वो आपने इस्तेमाल कर ली, उसके रिमेन्स आपने बायोफ्यूल के तौर पर यूज़ कर लिए, उसके बाद आपने अगली फसल उगा लेनी है और उसके रिमेन्स आपके पास आ जाने हैं। तो ये एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जिसमें आपको हर साल जो है ये बायोफ्यूल की सूरत में चीज़ें आपको मिलती रहती हैं और आप उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इसको हम बायोफ्यूल कहते हैं। ऐसी चीज़ें जो लिविंग सब्सटेंस है हमारे पास, वो अपनी यूटिलिटी ख़त्म कर देती हैं और उसके रिमेन्स जो हैं उनको हम अगर हीटिंग के लिए इस्तेमाल करें या पावर के लिए इस्तेमाल करें तो उनको बायोफ्यूल्स कहा जाता है। दिस कंट्रास्ट द फॉसिल फ्यूल्स। अब बायोफ्यूल्स और फॉसिल फ्यूल्स में फ़र्क ये है कि बायोफ्यूल्स तो मिलियंस ऑफ ईयर से ज़मीन के अंदर है और ये जब अर्थ बनी थी उस वक्त से ही ज़मीन के अंदर है और वहां से हम अब उसको एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल कर रहे हैं। बायोफ्यूल्स जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड हैं और उनको एक्सट्रैक्शन करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो बायोफ्यूल है ये अब के दौर में लिविंग सब्सटेंस है जो हम इनको इस्तेमाल करते हैं, और जब वो उनका इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है, उसके जो रिमेन्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं, तो ये बायोफ्यूल है। Biofuels are obtained by transferring biomass, an organic material that comes from plants and animals। ये बायोमास के लेक्चर में मैंने आपको मुकम्मल तौर पर बताया था कि बायोमास कहाँ से अवेलेबल होता है। तो बेसिकली बायोमास के दो सोर्सेज हैं, एक तो जो हम प्लांट्स उगाते हैं, वहाँ से जो चीज़ें हमें मिलती हैं उसके रिमेन्स मिलते हैं और उसके जो रेमनेंट्स हैं वो मिलते हैं, और दूसरा जो एनिमल्स हैं वहाँ से हमें ये बायोमास मिलता है। This is done using mechanical, thermochemical and biological processes and depending on the origin of the raw material used to make the biofuels and the process used। अब ये चीज़ें जो हमें मिलती हैं, जो फसलें हम उगाते हैं और जो प्लांट्स से हम चीज़ें हासिल करते हैं या जो एनिमल से हम चीज़ें हासिल करते हैं, फैट्स वगैरह हासिल करते हैं, उसको हम केमिकली प्रोसेस करते हैं और केमिकली प्रोसेस करके फिर उनसे हम फ्यूल बनाते हैं, तो इसको भी बायोफ्यूल कहा जाता है। तो दो तरीकों से हम इसको हासिल कर सकते हैं। एक, हम उसको रिमेन्स को खुद जला लें
डायरेक्ट उसको हीट के लिए इस्तेमाल कर लें, जैसे हम देहात में खाना पकाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि जो क्रॉप्स हैं हमारी, जैसे मेज़ की क्रॉप है, जैसे शुगर केन की क्रॉप है, जैसे ऑयल्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रोडक्ट में से, तो उस ऑयल को केमिकली प्रोसेस करके उससे फिर हम दूसरे लिक्विड्स जो फ्यूल्स हैं वो बना लें और उनको यूज़ करें। तो ये दोनों तरीकों से बायोफ्यूल्स तैयार हो सकते हैं। अब बायोफ्यूल कैसे तैयार होता है? कॉमन बायोमास कौन कौन से हैं जिसके हम बायोफ्यूल तैयार करते हैं? तो इसको हम बायोफ्यूल फीड स्टॉक कहते हैं। बायोफ्यूल फीड स्टॉक वो चीज़ें हैं जिनसे हम बायोफ्यूल बना सकते हैं या जिनको एज अ बायोफ्यूल हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसमें ग्रेन्स और स्टार्च क्रॉप्स यूज़ होती हैं, जिसमें शुगर केन यूज़ होता है, कॉर्न यूज़ होती है, वीट यूज़ होती है, शुगर बीट्स यूज़ होती हैं, स्वीट पोटैटोज यूज़ होते हैं। तो इन सब को इसके स्टार्चेज हम यूज़ करके वहाँ से हम बायोफ्यूल बना सकते हैं। एग्रीकल्चर रेजिड्यूज जितने भी हैं, जब हम फसलें बीजते हैं तो उसमें से जो क्रॉप हम निकाल लेते हैं और उसके जो रिमेन्स हैं जिसको हम एग्रीकल्चर रेजिड्यू का नाम देते हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कॉर्न स्टोवर यूज़ हो सकता है, वीट स्ट्रॉज हो सकते हैं, राइस स्ट्रॉज यूज़ हो सकते हैं, और आर्चर्ड प्रूनिंग हो सकती है, जो हम खेतों में या अपने बागात में जो दरख्त हैं, जो प्लांट्स लगाए होते हैं, उनकी हम प्रूनिंग करते हैं, उनकी काट छांट करते हैं, तो उसका जो रिमेन्स है वो यूज़ हो सकता है। हमने मकई बीजी है और उसमें कॉर्न बीजे हैं, तो कॉर्न हमने निकाल लिए जो उसके रिमेन्स हैं, इसी तरह शुगर केन के रिमेन्स हैं, इसी तरह वीट स्ट्रॉज हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है, इसी तरह राइस स्ट्रॉज हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है। तो ये चीज़ें डायरेक्ट यूज़ हो सकती हैं फॉर हीटिंग पर्पजेज। उसके बाद इसके अलावा फूड वेस्ट है जिसको यूज़ किया जा सकता है एज बायोफ्यूल फीड स्टॉक। उसमें वेस्ट प्रोड्यूसेस हैं, फूड प्रोसेसिंग वेस्ट है, इसको भी यूज़ किया जा सकता है। कि आपका जो फल ज़ाया हो जाता है या फूड ज़ाया हो जाता है या सब्ज़ी ज़ाया हो जाती है, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग दी बायोफ्यूल। इसके अलावा जो फॉरेस्ट्री मटीरियल है, जंगलात का मटीरियल, लॉगिंग रेजिड्यूज, फॉरेस्ट थिनिंग, जो दरख्त ज़ाया हो जाते हैं, तो दरख्तों की काट छांट की जाती है, उसको इस्तेमाल किया। एनिमल बाई प्रोडक्ट्स भी यूज़ होती हैं, जिसमें टैलोज है, फिश ऑयल है, और ये मैन्योर जो है हमारे जानवरों का या कैटल हेड्स का, तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है बाई प्रोडक्ट से। और इससे जो है आपने बायोगैस का नाम सुना होगा, तो बायोगैस इससे बनाई जाती है या इस्तेमाल की जाती है। एनर्जी क्रॉप्स हैं हमारे पास, जिसमें स्विच ग्रास है, हाइब्रिड पॉपुलर है, विल्लो है, औलाद गाय है, तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है फॉर जनरेटिंग बायोफ्यूल्स। अर्बन एंड सब अर्बन वेस्ट, जो हमारा जो अर्बन सॉलिड वेस्ट है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है, जिसमें म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, लॉन वेस्ट है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज है, अर्बन वुड वेस्ट है, और कुकिंग ऑयल वेस्ट है। ये कुकिंग ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर या इंडस्ट्रियल लेवल पे, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे कुकिंग की चीज़ें बनाई जाती हैं, और उसका जो ऑयल का वेस्ट होता है उसको भी रिसाइकिल किया जाता है और फिर उसको यूज़ किया जा सकता है फॉर बायोफ्यूल्स। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, इसको हम बायोफ्यूल फीड स्टॉक कहते हैं, जिनसे हम बायोफ्यूल बनाते हैं। बायोफ्यूल की 4 जनरेशन्स हैं और इन जनरेशन्स को थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन जो है ये रॉ क्रॉप से तैयार की जाती है। फ्यूल ड्राइव्ड फ्रॉम फूड क्रॉप्स लाइक शुगर केन, सोयाबीन, शुगर बीट्स, कॉर्न, एनिमल फैट एंड वेजिटेबल ऑयल। तो इसमें बेसिकली जो फर्स्ट जनरेशन है ये रॉ क्रॉप से, वेजिटेबल ऑयल से और एनिमल फैट से तैयार की जाती है। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स की, ये वुडी क्रॉप्स और ग्रासेस से तैयार की जाती है। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स आर ओनली मेड फ्रॉम सेलुलोज क्रॉप्स सच एज perennial grasses and cellulose crops are mainly hard woody crops। तो ये जो woody crops हैं उनसे तैयार की जाती है, या जो cellulose crops हैं उनसे तैयार की जाती है। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल इज prepared from algae। Algae can be used to produce bioethanol, biobutanol, biodiesel and other biofuels। फोर्थ जनरेशन जो इसकी बायोफ्यूल की है, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप से तैयार की जाती है, और ये ज़्यादातर अलगे आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू कंज्यूम मोर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर देन दे विल प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबस्शन लेटर ऑन एज अ फ्यूल।
तो ये अलगई के ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड तैयार की जाती है क्रॉप्स कि जो अपने कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जब इसको कंबस्शन प्रोसेस में इस फ्यूल को यूज़ करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मिकदार में रिलीज करते हैं। तो ये 4 जनरेशन है इस वक्त जिनसे बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस किया जाता है। बायोफ्यूल कैन ऑल्सो बी मेड थ्रू केमिकल रिएक्शंस। बायोफ्यूल्स को, जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड पे बताया था कि बायोफ्यूल्स को केमिकल रिएक्शन के जरिए भी बनाया जा सकता है, कैरिड आउट इन द लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल सेटिंग दैट यूज ऑर्गेनिक मैटर्स। ये ऑर्गेनिक मैटर्स को यूज करके केमिकल रिएक्शंस के जरिए भी बायोफ्यूल को बनाया जा सकता है। द ओनली रियल रिक्वायरमेंट फॉर द बायोफ्यूल आर दैट द स्टार्टिंग मटेरियल मस्ट बी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द फाइनल फ्यूल प्रोडक्ट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड क्विकली एंड नॉट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। फर्क सिर्फ ये है कि इसमें ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रही हों और उसको यूज़ किया जाता है और बहुत मुख्तसर से टाइम में ये फ्यूल में कन्वर्ट हो जाती हैं, जबकि फॉसिल फ्यूल्स टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू कन्वर्ट। तो बहुत सी केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जिनको यूज़ करके लेबोरेटरीज के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर हम बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करते हैं। एक बायोफ्यूल लाइफ साइकिल है जिसके जरिए हम ये चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। इस लाइफ साइकिल को समझने की ज़रूरत है। लाइफ साइकिल में एक तो हम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, दिस कैन बी फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। हम फसल उगाते हैं और फसल उगा के उसमें से जो उसका यील्ड है उसको ले लेते हैं और ये यील्ड हमारी रॉ मटेरियल के तौर पर काम करती है। इसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं, इसमें से ऑयल निकालते हैं, ऑयल को प्रोसेसिंग करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं, फिर इंडस्ट्री जाती है, वहाँ फैक्ट्री के अंदर फिर इसके ऊपर एक केमिकल एक्शन किया जाता है, केमिकली मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करने से वहाँ से फिर ये डीजल बनाया जाता है इसका, और डीजल को फिर स्टोर कर लिया जाता है और स्टोर करके फिर इसको नॉर्मल चैनल के साथ पेट्रोल पंप्स तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वहाँ से फिर कंज्यूमर तक पहुँच जाता है। तो ये बायोफ्यूल लाइफ साइकिल है जिसमें इसका नुक्ता आगाज़ जो है वो मोस्टली इज़ द एग्रीकल्चर सेक्टर, जहाँ पे एक क्रॉप प्रोड्यूस होती है, क्रॉप एक्सट्रैक्ट होती है, उसमें से ऑयल निकलता है, ऑयल की प्रोसेसिंग होती है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके इंडस्ट्री तक पहुंचाया जाता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन किया जाता है और उसमें से फिर यहाँ इस स्टेज पे बायोफ्यूल प्रोड्यूस होता है। आगे जो है उसकी ये डिस्ट्रीब्यूशन के, तो ये 3 स्टेजेस में होता है। पहले स्टेज के अंदर ये एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोड्यूस है जिसमें एक्सट्रैक्शन की जाती है, उसमें से ऑयल निकाला जाता है। और ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा जो एनिमल फैट्स हैं उनकी भी इसी तरीके से एक्सट्रैक्शन की जाती है, उनका कन्वर्ट किया जाता है टू ऑयल और फिर उसको केमिकली यहाँ एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर उसमें केमिकल प्रोसेस किया जाता है, तो यहाँ से वो बायोफ्यूल बन जाता है और उसके बाद ये चीज़ें उसकी डिस्ट्रीब्यूटर चैनल की हैं। तो 3 स्टेजेस के अंदर ये काम मुकम्मल होता है। एक में पहली स्टेज के ऊपर उसकी एक्सट्रैक्शन है और उसके दूसरी स्टेज के ऊपर उसका केमिकल प्रोसेस है और तीसरी स्टेज पे उसकी स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसको कहते हैं बायो लाइफ साइकिल, बायोफ्यूल लाइफ साइकिल। अब बायोफ्यूल्स की टाइप्स क्या हैं और कैसे बनाया जाता है? बायोफ्यूल्स कैन बी फाउंड इन डिफरेंट स्टेट्स। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस की सूरत में हो सकता है। जो तीनों स्टेजेस जो है फ्यूल की, ये तीनों स्टेजेस में बायोफ्यूल अवेलेबल है। सॉलिड में ये अवेलेबल है, जो आपके दरख्त हैं आप इनको यूज़ करते हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर का वेस्ट है उसको यूज़ करते हैं, जो एनिमल डंग है उसको यूज़ करते हैं, तो ये सॉलिड में है। लिक्विड में ये ऑयल की सूरत में जिस तरह डीजल मिलता है इसी तरह बायोडीजल भी अवेलेबल है, और गैसेस की सूरत में जिस तरह हमारे पास आम कुकिंग गैसेस मिलती हैं उसी तरीके से इसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है टू दी गैसेस। ये तीनों जो स्टेजेस हैं या स्टेट्स हैं उसमें बायोफ्यूल अवेलेबल है। अब जो करंटली द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोफ्यूल्स, इस वक्त जो बायोफ्यूल्स दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बायोफ्यूल इज बायोडीजल। दिस इज बायोडीजल। Biodiesel is renewable and sustainable fuel product from biological sources such as vegetable oil and animal fats. तो ये vegetable oil जितना भी है उससे निकाला जाता है, बनाया जाता है, और animal fat से बनाया जाता है. It is often obtained through a process called trans-esterification, in which the triglyceride present in the oil are transferred into the methyl and ethyl esters, which are the main component of the biodiesel. तो इसमें जो 2 चीज़ें हैं, एक तो हर फैट के अंदर ट्रिग्लिसराइड्स हैं, उन ट्रिग्लिसराइड्स को कन्वर्ट किया जाता है मिथाइल में और इथाइल में,
और उसमें से फिर आगे बायोडीजल बनाया जाता है। तो एक बायोडीजल जो है ये पहला बायोफ्यूल है जो हम इससे बनाते हैं, जो हमारे सस्टेनेबल फ्यूल प्रोडक्ट है या जिसमें वेजिटेबल ऑयल्स हैं या एनिमल फैट्स हैं, इससे बायोडीजल बनाया जाता है। इसके बाद रीन्यूएबल डीजल या इसको HVO भी कहते हैं, रीन्यूएबल डीजल। दिस बायोफ्यूल विच यूजुअली कम्स फ्रॉम यूज्ड कुकिंग ऑयल can be used as a complement to traditional fuels. The benefit of this hydro-treated vegetables oil are that it is more efficient and sustainable by transferring organic waste into fuel. The greenhouse gas emissions are lower than those of traditional fuels. तो ये जो कुकिंग ऑयल है इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इन द रीन्यूएबल डीजल। तो ये दूसरी किस्म है आपकी जिसमें हम यूज्ड कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल करते हैं। तीसरी इसकी किस्म है दैट इज बायोगैस। बायोगैस इज द टाइप ऑफ रीन्यूएबल गैस फॉर्म्ड बाय द anaerobic decomposition of organic matter such as the agriculture waste manure, food waste and sewage. तो इसमें ज्यादातर जो बायोगैस बनाई जाती है ये मैन्योर से बनाई जाती है, जो एनिमल डंग है उसमें से उसको यूज किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग बायोगैस। This natural process releases methane and carbon dioxide, with methane being the main component of the biogas. इसमें उसको जो बायोगैस है उसमें से जो मीथेन वाला कंपोनेंट है इसका उसको सेपरेट कर लिया जाता है एनिमल डंग से और उसको फिर स्टोरेज कर ली जाती है, तो इसको यूज किया जाता है फॉर बर्निंग। इट यूजेस कंट्रीब्यूट्स टू क्लोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट साइकिल एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन द फॉसिल फ्यूल। तो बेसिकली जो बायोगैस है इसको जो आपके पास एग्रीकल्चर वेस्ट है इसको यूज कर सकते हैं, मैन्योर को यूज कर सकते हैं, जो गले सड़े फल हैं उनको भी यूज करके वहां से भी आप इसको बायोगैस को बना सकते हैं, और जो सीवेज है शहर या सीवेज प्लांट्स लगाए जाते हैं तो उनका जो स्लज लिया जाता है उससे भी बायोगैस बनाई जा सकती है। तो ये बायोगैस बनाने के 3-4 तरीके हैं। बायोफ्यूल है दैट इज कॉल्ड बायोएथेनॉल। बायोएथेनॉल इज द टाइप ऑफ फ्यूल ऑब्टेन्ड थ्रू द फर्मेंटेशन ऑफ मटेरियल्स रिच इन शुगर एंड स्टार्चेस। जो शुगर और स्टार्चेस वाली चीजें हैं इनकी फर्मेंटेशन की जाती है और वहां से फिर ये बायोएथेनॉल बनाया जाता है। और इसमें जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं इसको बनाने में ये कॉर्न ऑयल इस्तेमाल होता है, शुगर कैन इस्तेमाल होता है, शुगर बीट इस्तेमाल होती है, और दूसरी फूड क्रॉप्स जो हैं उनको इस्तेमाल करके उनकी फर्मेंटेशन की जाती है और फिर फर्मेंटेशन से आगे बायोएथेनॉल बनाया जाता है। This process converts the sugar present in these materials into ethanol, which is the main component of the bioethanol. तो वहां से मटेरियल से एथेनॉल को जो है वो निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको यूज किया जाता है एज अ बायोफ्यूल। बायोएथेनॉल इज वाइडली यूज एज एन एडिटिव इन कन्वेंशनल गैसोलीन। तो इसको फिर बायोएथेनॉल को एडिटिव के तौर पर यूज किया जाता है, जो कन्वेंशनल गैसोलीन्स हैं उसके अंदर मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बायोएथेनॉल इज द अदर बायोफ्यूल। देन इज द नेक्स्ट वन इज बायोब्यूटानॉल। Biobutanol is the type of biofuel obtained through the fermentation of organic material such as energy crops, agriculture waste and even forest waste. तो वहां से ब्यूटानॉल बनाया जाता है। Unlike bioethanol, biobutanol is a longer chain alcohol which gives unique properties and advantage compared to the other biofuels. It can be stored and transported more easily due to its higher energy density. तो ब्यूटानॉल जो है ये भी फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल की फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। बायोमीथेन, a sustainable alternative of natural gas, is known as the renewable gas whose origin comes from the biogas. Unlike biogas, biomethane is purer as it can be mixed with conventional gas and used to generate electricity and heat as well as power vehicle. तो इसमें जो हमने बायोगैस कहा था तो वहां से बायोमेथीन जो है ये भी एक गैस है जो बायोगैस की तरह ही बनाई जाती है, इसको भी बायोफ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है। अब जब हम बायोफ्यूल की बात करते हैं तो इसका अगला बड़ा एक नेचुरल सा क्वेश्चन आता है कि बायोफ्यूल के एडवांटेजेस क्या हैं और इनको क्यों हम इसको यूज करें। तो बायोफ्यूल के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला कि इसकी हेल्थ के जो है एडवांटेजेस इसके यूज़ करने के, वो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिड्यूस्ड जो है या कम जो है वो डिस्चार्ज करती है जब इसकी बर्निंग होती है। तो फॉसल फ्यूल्स में
सबसे ज़्यादा बड़ा इशू ये है कि वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो बायोफ्यूल्स वो गैस रिलीज़ नहीं करते, या करते हैं तो बहुत कम रिलीज़ करते हैं। उससे हमारी जो पोल्यूशन है वो नहीं होता, और पोल्यूशन से रिलेटेड जो हमारे हेल्थ कंसर्न्स हैं वो नहीं होते। अगर हम बायोफ्यूल यूज़ करें तो हमारे पोल्यूशन नहीं होगी, और पोल्यूशन की रेट कम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी इस वक्त डिस्चार्ज होती है वो नहीं होगी, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, और उससे जो ब्रोंकाइटिस या लंग्स की डिजीज़ेज या रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज ह्यूमंस के अंदर होती हैं वो नहीं होगी। तो इसकी हेल्थ पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है बायोफ्यूल यूज़ करने का। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग क्लियर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट ख़राब नहीं होती, और उसमें जो एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं वो जो उसके डिफेक्ट्स हैं वो नहीं आते। बायोफ्यूल्स आर फ्रेंडली टू द एनवायरनमेंट बिकॉज दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। देयर इज़ नो एमिशन ऑफ हैज़ार्डस गैसेस। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है। और अगर जितना हम ये कम करेंगे हमारी फ़ज़ा में, उतना ही सल्फर डाइऑक्साइड कम होगी, और उसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड कम होगी, और उससे एसिड रेन नहीं होगी, और उससे जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी बच जाएंगे, और हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा प्योरर होगी। Using biofuels rather than fossil fuels, there is only emission of non-toxic material, which reduces the risk of cancer and breathing problem in human beings. तो इसमें नॉन टॉक्सिक मटेरियल नहीं रिलीज होता है। इसमें जब हम बायोफ्यूल्स को यूज़ करते हैं तो उसमें से टॉक्सिक मटेरियल जो है वो नहीं होता, सिर्फ नॉन टॉक्सिक मटेरियल होता है जो हमारी हेल्थ के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो बहुत से रिस्क ऐसे हैं जो टॉक्सिक मटेरियल की वजह से होते हैं, जिसमें कैंसर है, जिसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, लंग्स की डिजीजेज हैं, तो इससे हमें निजात मिल जाती है। बायोफ्यूल्स आर ग्रीन फ्यूल्स इन दैट दे डोंट कंट्रीब्यूट टू द कार्बन मोनोऑक्साइड बर्डन। तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, नॉन टॉक्सिक है, एंड बायोडिग्रेडेबल है। अनलाइक पेट्रोलियम डीजल, रिन्यूएबल डीजल इज डिराइव्ड फ्रॉम द सस्टेनेबल सोर्सेज दैट विल नॉट रन आउट। तो ये दूसरा सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा है कि ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स से आते हैं, और जो फॉसल फ्यूल्स हैं वो उनकी लिमिटेड क्वांटिटी है हमारे पास, एक ना एक दिन उन्हें ख़त्म हो जाना है। जबकि ये वाले जो बायोफ्यूल्स जिन चीज़ों से हम बनाते हैं वो रिप्लेनिश होती रहती हैं, ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, तो इसके ख़त्म होने तो ये हमारे पास वाफर मिकदार में अवेलेबल है। बायोफ्यूल्स बर्न मोर एफिशिएंटली दैन पेट्रोलियम डीजल एंड आर टिपिकली लेस फ्लेमेबल। तो ये इसका एक एडवांटेज और ये है कि ये जो है बायोफ्यूल्स ये ज़्यादा एफिशिएंटली बर्न होते हैं, और इसमें ज़्यादा फ्लेमेबल, लेस फ्लेमेबल है। टिपिकली दे आर लेस फ्लेमेबल। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, और उन डिसएडवांटेजेस को भी हमें जहन में रखना चाहिए। सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका ये है, इट डिस्टर्ब्स द लाइफ साइकिल। अब इसमें एक तो ये समझें कि इसमें जो ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करनी है बायोफ्यूल्स जिनमें, वो 2000 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो उसकी बेसिक जो फिलॉसफी है वो है दैट प्रोवाइड्स दी फूड स्टेपल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। तो बेसिक तो एग्रीकल्चर सेक्टर का पर्पज़ ये है कि ये इंसानों को और हैवानों को उनका फूड सप्लाई करे। जब हम उनको यूज़ करने लगेंगे फॉर द बायोफ्यूल्स, तो इसका मतलब वी आर चेंजिंग आवर प्रायोरिटी। हमारी प्रायोरिटी ह्यूमन फूड नहीं रहेगा, हमारी प्रायोरिटी जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ बन जाएंगी, बायोफ्यूल बन जाएंगी। तो एक इसका ये हैज़र्ड है कि ऑलरेडी वी आर फेसिंग फूड चैलेंजेस, फूड शॉर्टेजेस, और उसमें स्टारवेशन है, हंगर है। तो इससे अगर हमने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया फॉर द फॉसल फ्यूल्स, तो दैट विल चेंज आवर लाइफ साइकिल, दैट विल डिस्टर्ब आवर लाइफ साइकिल। तो उससे हमारा लाइफ साइकिल डिस्टर्ब होगा। स्टारवेशन ऑलरेडी है, अफ्रीका में है, एशिया में है, तो ये मुल्क जो है इनमें ज़्यादा हो जाएगी, ये हमारा प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ लेबर एंड इट रिक्वायर्स ह्यूज स्पेस फॉर स्टोरेज। एक तो ये है कि ये लेबर इंसेंटिव चीज़ें हैं एग्रीकल्चर सेक्टर सारा, और उसमें लेबर जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होगी लेबर। अच्छा, उसके बाद फिर इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब इसको कमर्शियल बेसिस पे आपने चीज़ों को करना है तो फिर आपको चीज़ें स्टोरेज में भी रखनी पड़ेंगी, स्टोर भी करनी पड़ेंगी, उनको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो इसमें चूँकि वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपको स्टोरेज कैपेसिटी भी उतनी ज़्यादा बनानी पड़ेगी, और उसके लिए फिर आपको उसी हिसाब से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम होगा कि उसमें ये कॉस्ट
इंटेंसिव चीज़ हो जाएगी। छोटे पैमाने पे तो ये अभी चल रही है, लेकिन जब इसको मैसिव लेवल पे रिप्लेस करेंगे हम फॉसिल फ्यूल्स को विद बायोफ्यूल्स, तो इसको कमर्शियल बेसिस पे जब करना पड़ेगा तो उसमें ये प्रॉब्लम आएंगे। मोर वाटर कंजम्पशन स्पेशली इन ड्राई क्लाइमेट्स। तो एग्रीकल्चर सेक्टर आपका जो है वो वाटर इंसेंटिव सेक्टर कहा जाता है, इसमें पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जब आप बायोफ्यूल्स के लिए आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, क्रॉप्स प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तो उसके लिए फिर आपको एक्सटेंसिव वाटर यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए उसी लेवल पे जितनी रिक्वायरमेंट क्रॉप की है उतनी बीजनी पड़ेगी, उतने ही आपको जो है वो इनपुट देने पड़ेंगे। और इनपुट में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगा वो वाटर सप्लाई का होगा, क्योंकि जो ड्राई क्लाइमेट्स हैं जिन जिन एरिया में, वहाँ पानी इतनी ज़्यादा तादाद में अवेलेबल नहीं है, इतनी क्वांटिटी में, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि वाटर शॉर्टेजेस ऑलरेडी हैं, और अगर हमने उसका एक मेजर पोर्शन डाइवर्ट कर दिया टू दी एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल्स, तो फिर हमारे लिए ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ग्रोइंग बायोमास फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन इंक्रीजेज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर लैंड। अगर हम इसको बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो कमर्शियल बेसिस के लिए, तो उसके लिए फिर हमें लैंड की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, ज़्यादा लैंड पे बीजना पड़ेगा, तो ये लैंड हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी। तो ये इसके जो है वो ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। और उसमें जब इंडस्ट्री आएगी इसके अंदर, तो उसमें फिर ज़्यादा पोर्शन इसका जो है वो लैंड का, वो एग्रीकल्चर लैंड का वो बायोफ्यूल इंडस्ट्री ले जाएगी। तो उसके लिए फिर हमारे जो बाकी ज़रूरियात हैं, हमारी जो बाकी नीड्स हैं ह्यूमैनिटी की, फूड की और शेल्टर की, और वो कंप्रोमाइज़ होंगी। तो ये इसके बायोफ्यूल के डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने बायोफ्यूल्स को देखा और उसके सोर्सेज देखे और उसके प्रोसीजर्स देखे, उसकी जनरेशन्स देखी और उसकी टाइप्स देखी, और जो बायोफ्यूल्स अवेलेबल है वो देखा, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे। तो इजाज़त दें, अगले लेक्चर तक के लिए